नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो सबको झकझोर कर रख दिया। ओडिशा की एक ऐसी घटना जो सुनने में किसी सनसनीखेज हेडलाइन जैसी लगती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही उलझी हुई कहानी सामने आती है। ये कहानी है नौकरशाही की, संवाद की कमी की और एक इंसान की बेबसी की। चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक आम दिन, एक आम सी बैंक ब्रांच, और अचानक वहां एक आदमी अपनी ही बहन के अवशेष यानी उसका कंकाल लेकर पहुंच जाता है। मतलब एकदम अकल्पनीय। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच्ची घटना है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि एक भाई को अपनी ही बहन की कब्र खोदकर उसके अवशेषों को बैंक लाना पड़ा। आइए इस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दिन के बुनियादी तथ्यों पर गौर करना होगा। घटना है उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की, और इस पूरी घटना के केंद्र में है जीतू मुंडा। हुआ कुछ यूं कि जीतू ने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल बाहर निकाला और यकीन मानिए उसे अपने कंधे पर लादकर लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल चला। और ये सफर कहाँ खत्म हुआ? उड़ीसा ग्राम्य बैंक की एक स्थानीय शाखा में। वहां पहुंचकर जीतू ने उस कंकाल को सीधा बैंक के अंदर रख दिया और घंटों तक धरने पर बैठ गया। बाद में पुलिस को आकर मामला शांत करना पड़ा। ये नजारा ऐसा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? इस वायरल वीडियो के पीछे का असली कारण काफी दर्दनाक और पूरी तरह से आर्थिक है। और ये आंकड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। देखिए, जीतू की बड़ी बहन का करीब 2 महीने पहले बीमारी से निधन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने अपने मवेशी बेचे थे और उससे जो लगभग 19,000 रुपए मिले थे उसे स्थानीय ओडिशा ग्राम्य बैंक में जमा करा दिया था। अब सोचिए, एक ग्रामीण परिवार जिसने अपनी आजीविका बेचकर ये रकम जमा की हो, उनके लिए 19,000 रुपए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। बहन के निधन के बाद उस खाते में करीब 2,000 रुपए बचे थे और जीतू बस इन्हीं बचे हुए पैसों को निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पेच ये था कि उस खाते में कोई कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी दर्ज ही नहीं था। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह आगे बढ़ा। पैसे निकालने के लिए जीतू बैंक पहुंचता है। वहां बैंक के अधिकारी उससे कुछ जरूरी कानूनी दस्तावेज मांगते हैं। अब इसके बाद असल में क्या हुआ? क्या जीतू को वहां से भगा दिया गया, या उसे धमकाया गया, या फिर उसे सिस्टम से सही मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाया? वजह जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि जीतू हताश होकर सीधा शमशान घाट पहुंच गया। वहां उसने कब्र खोदी, कंकाल निकाला और वापस बैंक आ गया। हताशा का ऐसा चरम शायद ही कभी देखने को मिलता है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। स्थिति भले ही कितनी भी भावुक क्यों ना हो, हमें बैंक के नजरिए को भी समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। ओडिशा ग्राम्य बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की दी गई आधिकारिक टाइमलाइन के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे जीतू मुंडा बैंक आए। बैंक मैनेजर ने उन्हें समझाया कि नियम क्या हैं और कौन से कागजात चाहिए, और फिर इसके लगभग 3 से 4 घंटे बाद वो इंसान कंकाल लेकर वापस शाखा में दाखिल होता है। इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक का जो बयान है वो स्थिति को काफी स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि नियम ये है कि कोई दूसरे के खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। हमने समझाया कि उसे मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि जीतू उस वक्त कथित तौर पर नशे की हालत में था, जिससे शायद वो बात को पूरी तरह से गलत समझ बैठा। देखिए, किसी भी बैंक का नियम बिल्कुल साफ होता है। बिना अनुमति पैसे निकालने की सख्त मनाही है। डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र और लीगल हेयर यानी कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र होना एकदम अनिवार्य है। और सच कहें तो ये नियम आम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं है, ये फ्रॉड रोकने के लिए हैं, ताकि पैसा सिर्फ सही व्यक्ति को ही मिले। बैंक अपनी जगह बस अपनी नियमित प्रक्रिया का पालन कर रहा था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दुखद और चौंकाने वाले मोड़ पर, जहां एक तरफ बेबसी थी और दूसरी तरफ सख्त नियम। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी घटना असल में एक बहुत ही बुनियादी संवादहीनता यानी मिसकम्युनिकेशन का नतीजा थी। भाषा और व्यवस्था के पेचीदगियों के बीच एक ऐसा गैप बन गया जहां मांगा कुछ और गया और समझा कुछ और गया। बैंक ने मांगा था डेथ सर्टिफिकेट यानी कागजी प्रमाण पत्र, लेकिन जीतू ने अपनी समझ से इसे भौतिक प्रमाण यानी सीधा डेड बॉडी या कंकाल लाने का आदेश समझ लिया। एकदम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली स्थिति बन गई। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग वास्तविकताएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ जीतू है जो अपने परिवार के पैसों के लिए बेबस है,
जटिल कागजी कार्रवाई से अनजान है, जिसे कोई सही राह नहीं मिली और जो कथित तौर पर नशे में भी था। वहीं दूसरी तरफ बैंक है, जो सख्त वित्तीय कानूनों से बंधा है। बिना आधिकारिक कागजों के वो कानूनी तौर पर एक भी पैसा नहीं दे सकते। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अपनी समझ और अपने दायरों में रहकर काम कर रहे थे। वैसे इस घटना के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। अब जिला प्रशासन जीतू के सक्रिय रूप से मदद कर रहा है ताकि उसका कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बन सके। ओडिशा ग्राम्य बैंक भी खाते के निपटारे में तेजी लाने के लिए सहायता कर रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मदद इस चरम सीमा तक पहुंचने से पहले नहीं दी जा सकती थी? अब समय आ गया है कि हम इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलें और इसे एक व्यापक नजरिए से देखें। जब हम इस वायरल हेडलाइन के पार देखते हैं तो ये घटना हमारे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हम अक्सर देखते हैं कि आम लोग विभागीय प्रक्रियाओं से थक-हार कर ऐसे चरम कदम उठाते हैं। एक ग्रामीण नागरिक के लिए न्यूनतम दस्तावेज जुटाना भी कितना बड़ा संघर्ष हो सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जब संवाद स्पष्ट नहीं होता तो ऐसी ही हताशा जन्म लेती है। हमें सख्त नियमों और मानवीय संवेदना के बीच एक संतुलन बनाने की सख्त जरूरत है। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या हमारी नौकरशाही और ये व्यवस्था आम आदमी के सामने असंभव सी बाधाएं खड़ी कर रही हैं? या फिर धांधली रोकने के लिए ये सख्त प्रोटोकॉल इतने जरूरी हैं कि दुर्भाग्य से कभी-कभी ऐसी दुखद गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं? नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब वो नियम ऐसे दर्दनाक हादसों की वजह बनने लगें, तो हमें सोचना होगा कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।